अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं आपके साथ चले बुक्स ही शेयर कर देती हूँ। अच्छा, एक ये बुक है, एक और करती हूँ शेयर, 1 मिनट। बच्चों, मैंने आपके साथ 2 बुक्स शेयर किए हैं, ये मतलब अभी आपको मिल जाएँगी। अभी हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इन दोनों बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग जब पढ़ेंगे भी तो आपको समझ आ जाएगी कहाँ-कहाँ से हमने चीज़ें ली हैं। फिर भी कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई टेस्ट है या एक टेस्ट के अंदर कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो आपको क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही होंगी? मैम जी, जी। मैं बताऊं। जी, जी, बोलें, बोलें, बताइए। मैम एक जो टेस्ट होता है ना, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ठीक, ठीक है। क्योंकि ना ताकि उसको जब हम लोग और एक जो टेस्ट है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो जैसे आप बता रहे कि जो बैक इन BDI है, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी टेस्ट, उसकी स्कोर जो है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है ना वो सेम है। जैसे उसका क्राइटेरिया दे दिया हुआ है कि अगर कोई वो अप्लाई करेगा तो वो डिप्रेशन है, अगर नहीं अप्लाई करेगा तो डिप्रेशन है। तो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं बच्चों के एक टेस्ट जो है वो सबसे पहले तो रिलायबल होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। फिर उसके साथ ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई नॉर्म्स हैं या क्राइटेरिया है, कुछ भी है वो आपके लिए क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए, स्कोरिंग का प्रोसीजर वगैरह डिफाइन होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम बाजू का डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। जैसे स्केल्स की टर्म यूज करते हैं, आप बहुत से टेस्ट पे लिखा हुआ देखेंगे, रेटिंग स्केल, या जी डिप्रेशन रेटिंग स्केल है, या एंजाइटी रेटिंग स्केल है, फिर उसके साथ साथ आपका हो सकता है कोई और रेटिंग स्केल। मतलब रेटिंग स्केल का मतलब होता है स्केल से बच्चों आप इवन आपका जो स्केल होता है जिससे आप लोग लाइनें लगाते हैं पेपर पे या कहीं पे ड्रॉ करते हैं, आपको पता है उसके ऊपर एक मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब आप ये कह लो कि असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर आप ऊपर से देखें तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी कि कुछ स्केल ऐसे होते हैं, मतलब वहां पे हम लोगों ने अपने आइटम्स को अरेंज इस तरह से किया होता है, या चलिए अगर आइटम्स को अरेंज ना भी किया हो डिफिकल्टी की बेस पे या इंटेंसिटी की बेस पे, तो उनकी जो ऑप्शंस होती है ना, 1 2 3 4 5, ये जो भी आपके लिखकर टाइप स्केल्स की ऑप्शन होती हैं, तो उन ऑप्शंस को हम लोगों ने इंटेंसिटी की बेस पे डिफिकल्टी की बेस पे अरेंज किया होता है। जैसे आप लोगों के साथ अभी जब मैंने शेयर किया था एक सर्वे परफॉर्मा रमजान में, 1 मिनट बच्चों।
सर्वे परफॉर्मा किया था, तो आप लोग जब उसको कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने कुछ ऑप्शंस में देखा होगा जिसमें उसने लिखा होगा कभी नहीं, कभी कभार, अक्सर, बहुत ज्यादा, हमेशा। देखा होगा ना कई दफा इस तरह की चीजों से, मे भी आप लोग कभी गुजरे हो। एमएससी सो गए हैं क्या? जी मैम, देखा है, ऐसे टेस्ट हमने किए भी हैं एमएससी में। तो इसको कहते हैं यस स्केल। मैम। मतलब बहुत से जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो इस तरह स्केल की फॉर्म्स में होते हैं। फिर इस तरह से बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके जो भी रिस्पॉन्स है वो इंटरव्यू की तरह मतलब ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, वो बाकायदा रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक और टर्म जो आप लोग देखेंगे वो होती है बैटरी। अब बैटरी में क्या होता है बच्चों, बैटरी होती एक ही टेस्ट की है, लेकिन उसके अंदर आप ये कह लो कि एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टेस्ट का उससे रिलेटेड ही। जैसे आप लोगों ने बहुत दफा आपने रैट के बारे में सुना होगा, मतलब वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल के बारे में सुना होगा, विस्क के बारे में सुना होगा। फिर उसके बाद आपने डिफरेंट अदर हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्केल जिनमें पूरी बैटरीज होती हैं। बैटरी में क्या होता है बच्चों कि बैटरी में कोई एक स्केल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका डिफिकल्टी का लेवल होता है जी। पहले वो कहेंगे, ऐसा करते हैं कि पहले आपसे कोग्निटिव से रिलेटेड कुछ आइटम्स है वो करवा लेते हैं, कोग्निटिव से रिलेटेड टेस्ट हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाए, मतलब एक पूरा पैकेज होता है आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आपके बिहेवियर एस्पेक्ट को चेक करने के लिए होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें हो सकता है कोई एक्टिविटी बेस्ड हो, और चीजें मतलब एक पूरे आप ये कह लो कि एक पैकेज की तरह होती हैं। चीज वो सिर्फ एक ही मैयर करता है वो पूरा टेस्ट। मतलब आप वेस्लर इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आप मतलब वेज की बात करते हैं, विस्क की बात करते हैं, पूरी बैटरी होती है। आपको पता है उसका जो, अगर आप कभी मैनुअल भी देखेंगे ना या कभी उस टेस्ट को पूरे को भी देखेंगे, तो वो टेस्ट एक बहुत बड़े, या आप ये कह लो बच्चों एक ब्रीफ केस टाइप चीज में बंद होता है। और उसकी मतलब हम लोग वो पूरे का पूरा एडमिनिस्टर नहीं करते, मतलब कर भी लेते हैं, लेकिन वो पूरा एडमिनिस्टर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग अपनी आसानी के लिए उसके डिफरेंट पार्ट्स कर लेते हैं यूज। ये जिसका अगर कोई पार्ट है वो आपके इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, मतलब आपके सिर्फ कोग्निटिव इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, तो हम सिर्फ उसे ले लेते हैं। अच्छा जी, कोई और पार्ट है वो आपकी सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग को मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, चलो सिर्फ उसे ले लेते हैं। लेकिन बैटरी में एक ही चीज मेजर करती है बैटरी, लेकिन उस बैटरी में उसी चीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट पैकेज टाइप टेस्ट होते हैं जो कि हम लोगों ने मेजर करने होते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मतलब इस तरह के डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि, या बहुत सी चीजें जिनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा जैसे जैसे आप और पढ़ते जाएंगे। अब हम साइकोलॉजी को, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट को एज अ टूल यूज करते हैं, मतलब हमारे लिए तो वो टूल ही होता है ना, कि वो आपकी कुछ चीजें हैं उनके बारे में बता रहा है, ये आपकी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। अच्छा बच्चों, टेस्टिंग की जो गाइडलाइंस है ना, अब आप लोग मतलब टेस्टिंग से रिलेटेड ओब्वियसली कुछ कमीशंस बनाए गए हैं, कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली काम ही सिर्फ टेस्ट पे करती हैं कि जी अच्छा अगर आपको टेस्ट बनाने लगे हैं तो उस टेस्टिंग की एसोसिएशन है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉर्म्स दी गई हैं। वो टेस्टिंग एसोसिएशन में उससे रिलेटेड कोई ना कोई कैटेगरीज बताई गई हैं। तो क्या आप उन कैटेगरीज को जानते हैं या आपको पता है कि वो क्या क्या कैटेगरीज हैं? जैसे आपको यहाँ पे 2014 में स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ने बनाई थी नॉर्म्स, उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से दी गई थी, फिर इंटरनेशनल टेस्ट कमीशन की तरफ से कुछ नॉर्म्स दी गई थी। मतलब ऐसी बहुत सी एसोसिएशन है जो कि इन पे काम करती हैं। और ओबियसली मतलब ये नहीं है कि आप उठेंगे और उठ के टेस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे, आपको उन सारी नॉर्म्स को, उन सारी मतलब जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर आप उन गाइडलाइंस पे अमल नहीं करेंगे तो इट मीन्स आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब आप लोगों का एक काम है, आपको मैंने बुक शेयर कर दिया, आपको यहाँ पे एक लिंक नजर आ रहा होगा, ठीक है? एमएससी की लिंक नजर आ रहा है ना? यस मैम, आ रहा है। वहां पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं इंटरनेशनल टेस्ट कमीशन की तरफ से, टेस्टिंग से रिलेटेड ऑनलाइन उन्होंने मतलब बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सब लोगों ने ये गाइडलाइंस पढ़ के आनी है नेक्स्ट वीक, ठीक है? नेक्स्ट वीक हम ऐसा करेंगे, थर्सडे वाली क्लास में ऐसा कर लेते हैं कि आप लोगों ने वो गाइडलाइंस बतानी है कि ठीक है अगर हम एक टेस्ट बना रहे हैं, मतलब सिर्फ असाइनमेंट नहीं बनानी है आपने, चलिए असाइनमेंट ना बनाए, आप सिर्फ पढ़ के आ जाइएगा कि वो कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, फिर हम उसे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी ठीक है मैम। ये आपको मैंने बुक शेयर कर दी है, मतलब ये आपने जो ये एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट ओके मैम, ओके। होगी, तो वहां पे आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आपके सामने टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ लोग आ रहे हैं कि जब हम एक टेस्ट की बात करते हैं
तो उस टेस्ट में कौन कौन से लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा मतलब उन्होंने एक समरी सी बना के दी है, लेकिन इसको डिटेल में हम लोग दूसरी बुक में पढ़ेंगे भी कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो काम किस तरह से करते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हो कि सबसे पहले तो टेस्ट का कोई ना कोई ऑथर होगा या टेस्ट डेवलपर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैं, आप लोगों को मैं कहती हूँ या आप लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग डिप्रेशन में कोई टेस्ट बनाते हैं। आप क्या करेंगे, बस उसके बारे में पहले देखेंगे कि आपने डिप्रेशन के किन किन एस्पेक्ट्स को मेजर करना है, कि आपने डिप्रेशन के सिर्फ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स लेने हैं या कोग्निटिव एस्पेक्ट्स लेने हैं, या आपने सिर्फ उसके कंसिक्वेंसेस को देखना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप टेस्ट बनाएंगे, उसके सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। टेस्ट आपने तैयार कर लिया, कोई सैंपल लिया, सब कुछ लिया, मतलब ये कोई छोटा प्रोसीजर नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। अच्छा जी, वो हो गया अब आपसे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जो इसमें आता है टेस्ट पब्लिशर होता है, कि आपका टेस्ट वो पब्लिश करने के लिए, इस तरह से आप कह लो कि हम लोग कोई बुक भी लिखते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें एक पब्लिशर चाहिए होता है जो कि उसको पब्लिश करेगा, उसको मार्केट में लेकर आएगा, उस टेस्ट को सेल करेगा, मतलब ओबेस उसको बेचेगा या किसी को देगा, फिर उसके साथ मतलब कोई भी जो भी काम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वो करेगा। हमारे बच्चे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है बच्चों की, कुछ टेस्ट जो होते हैं, मतलब बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत महंगे हैं और उनकी कीमत लाखों में। और एक बात और कि हम लोग जब टेस्ट यूज करते हैं ना पाकिस्तान में, मतलब वही हम टेस्ट रिलेटेड गाइडलाइंस भी पढ़ेंगे, एथिकल प्रिंसिपल्स भी उसके देखेंगे। हम लोग टेस्ट को कॉपी करके यूज करते हैं, मतलब हम लोग उसकी फोटोकॉपी करवाते हैं और एडमिनिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास उतने ज्यादा वो भी चीजें भी नहीं है, उतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है। लेकिन टेस्ट को कॉपी करना एक क्राइम है। एपीए के अकॉर्डिंग आप टेस्ट को इस तरह से कॉपी करके नहीं कर सकते, आपको वो टेस्ट उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज करना पड़ता है, लेकिन हम उसे ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि टेस्ट को जो खरीदने, मतलब अभी हम जब इनसे रिलेटेड चीजें भी देखेंगे, तो टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट हर कोई नहीं खरीद सकता। जब आप इवन नेट पे भी देखेंगे ना, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट खरीदना भी चाह रहे होंगे, तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, या आप कोई मतलब ये आप टीचिंग के किसी प्रोफेशन से रिलेट है, या फिर उसके साथ साथ फिर आपसे ये पूछते हैं कि आप अपना ऑफिशियल लिंक शो करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहे होते हैं टेस्ट, आपको नहीं देते डायरेक्ट। तो ये कुछ एथिकल प्रिंसिपल है जिन्हें हमें करना पड़ रहा होता है। अच्छा, टेस्ट पब्लिशर हो गया, उसके बाद टेस्ट रिव्यूअर होता है। टेस्ट रिव्यूअर वो होते हैं जो कि जैसे आप लोगों ने टेस्ट बनाया, पब्लिश करवाने की कोशिश की, चले पब्लिश तो बाद में होगा, रिव्यूअर होगा जो कि ये चेक करना चाहेगा कि पहले मैं देख लूंगी इस टेस्ट में कौन कौन सी, आप ये कह सकते हो कि लिमिटेशंस हैं या कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं, उन सब चीजों को देखेगा वो एक क्रिटिकल वे में। उसके बाद टेस्ट यूजर होता है कि टेस्ट कौन यूज करेगा, किस तरह से यूज होगा, किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, कैसे होगा, और इसकी क्या स्कोरिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग। फिर टेस्ट स्पॉन्सर होता है। टेस्ट स्पॉन्सर का मतलब है कि उस टेस्ट को पब्लिश करवाने के लिए उसके ऊपर पैसा कौन लगाएगा। कि टेस्ट एडमिनिस्टर कैसे, किस तरह से करना है, कौन करेगा, टेस्ट देगा कौन, आपके लिए सैंपल क्या होगा, टेस्ट की क्या स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन होगी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये कुछ लोग हैं जो कि आपकी सारी टेस्टिंग के प्रोसीजर में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, सॉरी, इस बुक में से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से ऊपर तक, ठीक है। बाकी हिस्ट्री जो है वो हम दूसरी बुक से पढ़ेंगे, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरी वाली बुक में से देख लेते हैं, ये भी बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, कि हर टेस्ट की कुछ ना कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं टेस्ट की, अभी हम लोगों ने जैसे देखा था कि कुछ टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्म रेफरेंस्ड होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो जो क्राइटेरिया या दो कैटेगरीज हम लोगों ने बनाई थी, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, ये किस बेस पे बनाई थी? मतलब कोई बेस तो हो गया इसकी कि मैंने इन दोनों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। जी एमएससी, सोचे सोचे जल्दी बताएं। बच्चों क्या क्या होगी? पूछा आपने, समझ ही नहीं आई। मैं पूछ रही हूँ कि हमने अभी कैटेगरीज पढ़ी हैं कि कुछ टेस्ट होते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड, ठीक है, कुछ टेस्ट होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। तो ये दो कैटेगरीज किस बेस पे बनाई गई हैं?
बच्चों ये दो कैटेगरीज बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग मेथड, कि उसकी स्कोरिंग या इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन करती हूँ कि जी टेस्ट की टाइप लिखें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोरिंग मेथड या ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन, तो आप फिर क्या लिखेंगे? नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, अभी आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा टाइप ऑफ टेस्टिंग में, जिसमें वो बता रहा है कि कुछ टेस्ट होते हैं जो कि ग्रुप टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। अब ये वाली जो कैटेगरीज है ये किस बेसिस पे बनाई गई है? पार्टिसिपेंट। हाँ जी, आवाज नहीं आई? पार्टिसिपेंट्स के बेस पे। बच्चों ये बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एडमिनिस्टर किस तरह से करना है उसको। क्या वो टेस्ट आपके ग्रुप में परफॉर्म करने वाले हैं या इंडिविजुअली परफॉर्म करने वाले हैं? कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लोग पूरे ग्रुप को इकट्ठा बिठा के लेना चाह रहे होते हैं और वो टेस्ट उसके अलावा होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये साथ साथ नोट डाउन भी करते जाए कहीं कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप टेस्टिंग को डिफाइन करें या टेस्टिंग को डिस्क्राइब करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ग्रुप टेस्ट एंड इंडिविजुअल टेस्ट। अब आपको मतलब माशाल्लाह से आप लोग काफी अच्छे बच्चे हैं, इन दोनों की समझ भी आ गई होगी कि ग्रुप टेस्ट का मतलब होता है कि जिसमें एक से ज्यादा लोग होंगे और वो इकट्ठे ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, फिर इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब होता है कि जिसमें हमें वन बाय वन चीजों को लेकर चलना पड़ता है। जैसे अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको समझने के लिए, जो हमारी डिस्कशन होती है, डिस्कशन में आपकी पूरी क्लास जो होती है वो एक ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट कर रही होती है, सबने बोलना होता है, सबने करना होता है। लेकिन जैसे ही आपका पेपर आता है, आपकी प्रेजेंटेशन आती है, वही चीज आपकी इंडिविजुअल टेस्टिंग में कन्वर्ट हो गई है, कि जिसमें हर पर्सन जो है वो अपनी बात आके या अपने आप का अपना पोर्शन जो है वो आके किस तरह से आगे प्रेजेंट कर। ठीक है, इन्हें हम बहुत सी जगहों पे जनरल टाइप ऑफ टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं बच्चों। अब जनरल टाइप ऑफ टेस्टिंग में इसके अलावा डिफरेंट अदर टेस्टिंग भी आती है, और टाइप ऑफ टेस्टिंग से रिलेटेड मेरे पास बच्चों कुछ नोट्स हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। अच्छा, जब जनरल टाइप ऑफ टेस्टिंग की बात करते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं, तो हमारे इंडिविजुअल है, ग्रुप टेस्ट है, उसके बाद हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि पावर और स्पीड टेस्ट होते हैं। अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? स्पीड टेस्ट का तो बच्चों आपको पता चल ही गया होगा कि जिसमें टाइम के साथ रिलेट किया जाता है आपको। अच्छा जी, फलां चीज है, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में करना है। आपने इससे ट्रूप वाला टास्क किया कोऑपरेटिव में, ट्रूप वाला प्रैक्टिकल जी मैम किया मैं। किया है ना? तो उसमें यस। क्या था बच्चों, उसमें आपको जो भी वो थे मतलब जो आपने बोलना था वो सारा सिर्फ 2 मिनट्स के 120 सेकेंड्स के लिए था। एमएससी किया था ना? यस मैम हमने किया था, तो वो ये आपकी रिसेंटली एग्जाम्पल थी किया स्पीड हमने। टेस्ट की। ठीक है, कि जी आपने वो सारी चीजें वो रिपीट करनी है, लेकिन आपके पास टाइम इतना है। अब जितनी ज्यादा जल्दी जल्दी कर सकते हो, जितना ज्यादा स्पीडली कर सकते हो, वो हमारे स्पीड टेस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पावर टेस्ट होता है। पावर टेस्ट में एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मतलब एक टेस्ट हो गया, स्पीड टेस्ट हो गया। अब पावर टेस्ट में हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग यूं कह लो कि बच्चों, कैसे बताऊंगा आपको, मतलब पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट बहुत सी जगहों पे ना ये एक ही तरह से यूज होते हैं। बहुत से लोग इसे एक ही तरह से लेकर चल रहे होते हैं कि जी आपके अंदर जितनी पावर है उतना स्पीडीली आपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर उस टेस्ट को कंप्लीट किया। जी जी बच्चों बोले। मैम जो स्पीड टेस्ट होते हैं ना, उसमें मसलन के जो क्वेश्चन होते हैं जरा इजी टाइप होते हैं कि हम टाइम लिमिट्स में इजीली जल्दी जल्दी से सोचे बगैर उसका आंसर दे सकें। लेकिन जो पावर टेस्ट होते हैं ना, उसमें जरा मुश्किल होते हैं, उसमें हमें सोचना पड़ता है आंसर देने के लिए। मतलब डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर जी इसी मैम। तरह बच्चों हमारे और जनरल टाइप ऑफ टेस्टिंग में जैसे आपने बहुत जगहों पे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर टेस्ट के बारे में भी सुना होगा। मतलब ये यहाँ पे तो कैटेगरीज नहीं लिखी हुई इसकी, लेकिन मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगी, तो परेशान ना हो, ये टेंशन ना लें। अब स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर की क्या समझ आई आपको? स्ट्रक्चर टेस्ट कैसे होंगे, अनस्ट्रक्चर कैसे होंगे? मैम मैं मैम जो बताऊं ये जी जी बोले बोले, वन बाय वन बोल लें।
जो स्ट्रक्चर टेस्ट होते हैं ना, वो बनी बनाई चीजें होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे RISB हो गया। ये मतलब कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में टेस्ट होते हैं, और ये इजीली मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जो अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं ना, वो और नॉट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे कि HFD है, उसके अंदर हम लोग पेशेंट को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं देते, उसको सिर्फ कह देते हैं कि आप एक ह्यूमन फिगर ड्राइंग बनाएं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये फर्क होता है इसमें। जी जी बच्चों, एग्जैक्टली। हम उसमें क्या करेंगे कि हमने उसको कोई लतिया नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं दी। जैसे आप कह लो कि आपके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह होते हैं, आप एक बात पूछते हैं लेकिन आप पर्सन को रोकते नहीं है, वो जो मर्जी बोलता जाए। जैसे हमारे क्लिनिकल इंटरव्यू टाइप के टेस्ट होते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, उसमें पर्सन बाजू का बहुत कुछ बोलता होता है, जो आपने काम की बात पूछी होती है शायद वो आपको बताया ना, लेकिन आप उसे बहुत घुमाकर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है जो कि हम लोग इस तरह से यूज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमारी वो टाइप ऑफ टेस्टिंग थी जो कि आप लोग कह रहे हो कि बहुत ज्यादा जनरल, मतलब हम आम दिनों में यूज भी कर रहे होते हैं, या आप लोग देखोगे बहुत सी चीजों के अंदर के इसको। फिर हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि सेल्फ रिपोर्ट होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट से क्या समझ आ रही है आप? इवन मतलब बाबू का ठीक है, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज करते हैं अपने क्लाइंट को समझने के लिए, उसकी वैल्यूएशन के लिए। लेकिन बच्चों, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सिर्फ क्लाइंट के लिए जरूरी नहीं होती, इवन मतलब हमारे लिए, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी नहीं होती, बल्कि वो क्लाइंट के लिए भी इटसेल्फ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, कि उसको पता चल रहा होता है कि अच्छा वो इन चीजों में इस तरह से वीक है, उसे इन चीजों को इस तरह से ओवरकम करना चाहिए, इन चीजों को इस तरह से लेकर चलना चाहिए, जो ईच एंड एवरीथिंग मतलब उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है कि वो उन चीजों को लेकर चले। फिर हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। अब परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जिसमें आप कह लो कि आपकी किसी ना किसी एबिलिटी को चेक किया जा रहा है। जैसे अब आपकी स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो भी परफॉर्मेंस है, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। इसी तरह अगर आप ऐसा करो कि आप जी कहीं पे कोई कुकिंग क्लासेस ले रहे हो, वहां भी आपने कितना अच्छा कुक किया, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्टिंग हो रही है। फिर इस तरह से आप कोई पेंटिंग कर रहे हो, तो वो आपने किस तरह से परफॉर्म किया। ये इस तरह की जो टेस्टिंग होती है जो कि स्पेसिफिकली आपकी किसी ना किसी एबिलिटी से रिलेट कर रहा होता है, उसे हम परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से आप ये कह लो कि बच्चों, जनरल टेस्ट भी हो गए, परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो गए, वो भी हो गए। अब हम बच्चों कुछ टेस्ट पढ़ लेते हैं। अब आपके सामने कुछ टेस्ट हैं जिनको साइकोलॉजी में बहुत जगहों पे, मतलब आप जितने भी टेस्ट यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो टेस्ट में से किसी न किसी एक जगह पे लाए। आपके सामने बच्चों, आप लोगों को एक टेबल नजर आ रहा होगा, टेबल 1.1 नजर आ रहा है। यस मैम। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना इस टेस्ट की इतनी डिटेल्स नहीं लिखी हुई, लेकिन जैसे ही इस टेबल से आप नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इन सारे टेस्ट की डिटेल लिखी हुई है। तो ये डिटेल जो है उसको आप लोग खुद ही पढ़ेंगे कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। लेकिन यहाँ से हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट है। ओब्वियसली इंटेलिजेंस क्या चीज होती है दोस्तों? आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी किसी, हाँ जी, बच्चों अच्छे मार्क्स लेना इंटेलिजेंस मतलब वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है या एक कंपोनेंट है। इंटेलिजेंस में बच्चों हमारी वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से है, फिर हमारी परसेप्शन किस तरह से काम कर रही है, आप किस तरह से चीजों को सोल्व आउट कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस तरह से काम कर रही हैं, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, रीजनिंग किस तरह से काम कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। तो इसी तरह जो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, इवन आप SPM पढ़ेंगे, आप HFD भी इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है, लेकिन सिर्फ बच्चों की इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा, जब आपने रिपोर्ट्स बनानी है HFD बड़ों पे मत कर दीजिएगा, 12 ईयर से अबव के लिए वो यूज नहीं होता। चलिए वो तो हमारी बात की बात है, अभी तो हम सिर्फ टेस्टिंग को देख रहे हैं। तो जैसे SPM हमारा टेस्टिंग के लिए यूज होता है। सिक सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए यूज होता है। फिर हमारे वेज हैं, विस्क हैं, वो इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए यूज होते हैं। तो ये टेस्ट एक्चुअली स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों पे बच्चों फोकस कर रहे होते हैं। वर्बल कम्प्रीहेंशन पे कर रहे होते हैं, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहे होते हैं, रीजनिंग पे कर रहे होते हैं, आपकी सारी चीजों को मिला के कर रहे होते हैं। जब आप लोग बच्चों SPM करेंगे, ये जिन लोगों ने किया भी होगा, आपने देखा होगा, तो वहां पे आपकी वर्बल कम्प्रीहेंशन यूज हो रही है। SPM एक्चुअली ज्यादातर फोकस कर रहे होते हैं आपकी
परसेप्शन पे और रीजनिंग पे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप डी या ई की तरफ जा रहे होते हैं, डी या ई की तरफ, तो वहां पे जो पैटर्न होते हैं वो इतने सारे डिफिकल्ट हो जाते हैं कि वहां पे आपको रीजन ढूंढनी पड़ती है कि अच्छा अगर फलां पैटर्न यहाँ पे आ सकता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, ऐसा है ना। जी मैम। जी मैम। तो जिन लोगों ने किया हुआ है इंशाल्लाह ताला आप लोग भी करेंगे, परेशान ना हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे। फिर इसके बाद बच्चों हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। अब एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड एक्चुअली रिलेट ही हमारी किसी न किसी स्पेसिफिक एबिलिटी से। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे जब बच्चों हमारा मेडिकल में एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, या इवन आप हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में जब आप लोगों ने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना हो या फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लेना हो, तो वो आपको बकायदा एक एंट्रेंस टेस्ट ले रहे होते हैं कि क्या आपके अंदर ये स्किल थोड़ी बहुत लाइक कर भी रही है या नहीं कर रही। अगर वो स्किल लाइक कर रही होगी तो तब आपको उस चीज में एडमिशन देते हैं। तो इस तरह हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं कि जिसमें वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि जी आपके अंदर वो काम करने का एप्टीट्यूड है भी या नहीं। जैसे आप लोग जब आर्मी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, सॉरी आर्मी में सिलेक्शन हो रही होती है, तो आपको पता है वहां पे भी आपके बकायदा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एक पूरा वो लेते हैं, सारा कुछ आपकी वैल्यूएशन करते हैं, और उस वैल्यूएशन की बेस पे देखा जाता है कि वो पर्सन जो है वो यहाँ पे रहने के काबिल है भी या नहीं। फिर इस तरह से बच्चों हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो कि ज्यादातर बच्चों अगर कहा भी जाए तो वो आपकी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो कोई काम जो है वो आपने कितनी अच्छी तरह से उसको कंप्लीट कर लिया है, कोई टास्क किस तरह से कंप्लीट किया है, चीजों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से आपस में दूसरे के साथ लेकर चले हैं। फिर इस तरह से हमारे थोड़े क्रिएटिविटी टेस्ट भी होते हैं। अब उस क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है? आप में से कौन कहता है कि वो बहुत क्रिएटिव है? एमएससी कोई क्रिएटिव नहीं है तुम लोगों की क्लास में? मैम क्रिएटिविटी यही होती है, न्यू चीजें एक्सप्लोर करना। हाँ जी, क्या होती है क्रिएटिविटी? मैम न्यू चीजें एक्सप्लोर करना। न्यू या मैम क्रिएटिविटी जी जी बोले मतलब जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं उनसे कुछ नया हम लोग बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। जी जी बच्चों, इसमें आप कह सकते हो कि नया भी बनाते हैं। जी हीरा आप बोल रहे, हीरा बोल रही थी, आज एक सीरत थी। जी मैम मैं सीरत। जी जी हीरा ने कुछ कहना है? अच्छा, मतलब आप ये कह सकते हो बच्चों कि वो नई चीज भी होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज बाकी चीजों से हट के थोड़ी अजीब भी होती है। मतलब वो हमें तो अजीब लग रही होती है लेकिन वो होती क्रिएटिविटी कि जो चीज आपने एक अलग तरह से बिल्कुल प्रेजेंट किया और लोगों को इस बात का आइडिया ही नहीं आया था। तो इस तरह से हमारे बहुत से ओरिजिनल, वो सिर्फ आपका ओरिजिनल मतलब आपने सिर्फ उसको सोचा। ठीक है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत से टेस्ट होते हैं। जैसे आपको पता है कि जब आप लोग कहीं पे, जैसे कि अभी मैंने फैशन डिजाइनिंग की बात की थी, जब आप लोग इस फील्ड में या इस तरह की फाइन आर्ट की फील्ड में एडमिशन लेने जा रहे हो ना, तो वो आपसे इसी तरह के आपको टास्क दे रहे होते हैं। अच्छा जी, आप कोई ऐसी चीज में, यानी कि वो देखना चाह रहे होते हैं कि आपके अंदर क्या इस चीज को किसी नए वे में, क्रिएटिव वे में करने का कोई काबिलियत है भी या नहीं। क्योंकि आप अगर इस फील्ड में आने इस तरह से करें तो आप किन चीजों की बिना पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसके बाद बच्चों हमारे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली आप अपनी क्वालिटीज, ट्रेड्स, बिहेवियर्स, ईच एंड एवरीथिंग एक पर्सन के अंदर जो भी चीजें पाई जा रही होती हैं उन सब चीजों को मेजर करेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में जब हम लोग टोलरेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में पढ़ा। तो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स से रिलेटेड एक बच्चों हमारा स्केल भी है, बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंटरी है बल्कि वो पूरी। उसको जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, देखेंगे, तो वहां पे भी आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा मेरे अंदर फ्ला पर्सनालिटी ट्रेट्स ज्यादा एग्जिस्ट करी है और ये वाली पर्सनालिटी ट्रेट्स कम एग्जिस्ट करी। और पर्सनालिटी में हमारे बहुत से प्रोजेक्टिव टेस्ट भी यूज हो रहे होते हैं, मतलब हमारी पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। इवन आपका जो HFD है, जब आप HFD ही कर रहे होंगे तो HFD के जो रिजल्ट्स आएंगे उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होती है कि अच्छा ये रिजल्ट इस तरह से आ रहे हैं, मेरे अंदर ये वाली कैटेगरी भी, मतलब इस तरह का भी कोई ना कोई पाया जाता है आदत, या आपकी कोई ना कोई ऐसी हैबिट है। तो इस तरह से बच्चों कुछ हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंटरेस्ट से रिलेटेड भी इन्वेंटरीज होती हैं। इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्वेंटरीज यूज होती हैं ज्यादातर जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपकी
आर्मी टेस्ट की, तो आर्मी में इस तरह से वो टेस्ट करवाए ही सिर्फ इसलिए जा रहे होते हैं बार बार कि वो पर्सन यहाँ पे अगर आया है तो उसके अंदर उस काम को करने की कितनी स्पिरिट है, वो इस काम को किस तरह से लेकर चल सकेगा, वो किस तरह से लेकर इन चीजों को कर सकेगा, मतलब आपकी क्या प्रेफरेंसेस हो सकती है। फिर इसी तरह से बच्चों बहुत से हमारे टेस्ट होते हैं जो कि हमारे बिहेवियरल प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं, जो आपका बिहेवियर को, कि आपका बिहेवियर इन फ्यूचर किस तरह से हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज हो सकती है, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ना कोई ऐसा डिसीडेंट्स आ जाए या इस तरह से कुछ ना कुछ, मतलब इस तरह का कोई ना कोई काम हो जाए, या आप ये कह लो कि अगर आपके साथ फला फला, मतलब इवन आपको इस तरह की कुछ सिचुएशन भी बना के बताई जा रही होती है, तब आप कैसा शो करेंगे बिहेवियर या इस तरह की सारी चीजें जो है, तो वो भी हमारा रिलेट कर रहा होता है बिहेवियरल प्रोसीजर। फिर उसके बाद बच्चों हमारे बहुत से न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी का मतलब आपने बीएलएस तो पढ़ रहे हैं ना? जी मैम पढ़ चुके हैं। अभी नहीं पढ़नी इस क्लास में? अच्छा, एक ही सेमेस्टर में पढ़ती नहीं। ओके ओके। अच्छा बच्चों, जो हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है ना, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग ज्यादातर ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कौन सी आ गई है, तो हमारे इवन बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ऐसे हैं जिसमें बकायदा हम आप लोगों को किसी मशीन के या कुछ तरह का टूल तो यूज नहीं करते, जैसे एमआरआई है, ईसीजी है, ईईजी, वो चीजें तो यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन वो पेपर पेंसिल टाइप टेस्ट खुद इस तरह के होते हैं कि उससे भी पता चल जाता है कि हो सकता है कि आपका कोई ना कोई इस तरह से न्यूरोसाइकोलॉजिकल या आपका न्यूरोज का कोई ना कोई मसला हो। जैसे आप लोग एसटीसीटी का नाम सुनेंगे, स्टोसन ड्राई कोऑर्डिनेशन टेस्ट, एसडीसीटी है, फिर हमारा बीजीटी है, बेंडर के स्टार टेस्ट है। उस टेस्ट में मतलब बकायदा एसडीसीटी में तो आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन चेक की जाती है कि अगर उस टेस्ट के अंदर आपका स्कोर ठीक नहीं आ रहा है, कट पॉइंट्स दिए जा रहे होते हैं, तो अगर उस कट पॉइंट से बिलो स्कोर है तो इट मींस आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन में कोई मसला है, यानी कि आपको कोई न्यूरोसाइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को बाद में और ज्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए, फर्दर उसको चेक करने के लिए, रूल आउट करने के लिए क्या करेंगे कि बाद में आपके जो ईसीजी है, ईईजी है, एमआरआई है, वो टेस्ट भी नेक्स्ट स्टेज होती है उन चीजों को कंफर्म करने। तो इस तरह के टेस्ट मतलब कि सारे टेस्ट जो है वो अपनी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में यूज कर रहे होते हैं और ये यूज हो भी रहे होते हैं। इवन जब आप लोग बच्चों बहुत सी जगहों पे जब आप लोग जाएंगे या करेंगे तो आप लोग देखेंगे, एक मिनट, जब आप लोग बच्चों अपनी रिपोर्ट बना रहे होंगे, मतलब इवन आप अपनी काउंसलिंग की रिपोर्ट बनाएंगे या आप अपनी क्लिनिकल की रिपोर्ट बनाएंगे, तो आप ये सारे टेस्ट वहां यूज कर रहे हो। इस टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट की ना, टेस्ट को अप्लाई करने का भी एक पूरा प्रोसीजर होता है स्टैंडर्डाइज। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट से करवाते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले ये देखने के लिए कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहे थे जिसको डिप्रेशन है या फलां चीज है फलां चीज है, तो क्या वाकई कि वो उसका मसला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके कोई ब्रेन में कोई इशू हो गया हो। तो सबसे पहले हमें इस चीज को चेक करना होता है। अच्छा चलिए, इसका न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट ठीक आ गया है, वो इतना नहीं हुआ है या कुछ इस तरह से नहीं हुआ, तो हम फिर हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल क्या होता है आपको बच्चों, वो होता है हमारा इंटेलिजेंस का टेस्ट। उसके बाद हमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई ना कोई टेस्ट अप्लाई करना होता है। उसकी वजह क्या होती है कि हम लोग एक्चुअली चेक करना चाह रहे होते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसका इंटेलिजेंस का लेवल कैसा है, हमें उसके साथ किस लेवल तक आकर बात करनी है, किस लेवल तक बात नहीं करनी। इवन आप बच्चों किसी पोजीशन के पास जाते हैं, आप जिस तरह से उसके साथ बोल रहे होते हैं ना, वो फौरन से मतलब स्विच कर जाता है अपनी सारी, मतलब आप कह लो कि उसकी जुबान ही चेंज हो जाती है। मतलब आप देखो कि अगर उसके सामने कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो किसी गांव से बिलोंग कर रहा है, जिसको बिल्कुल उर्दू नहीं आती है, मतलब इंग्लिश तो फिर बहुत दूर की बात है, तो जो बहुत अच्छा पोजीशन होता है या बहुत अच्छी रैपो बिल्ड करना चाह रहा होता है, तो उसी की जुबान में उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह बच्चों हमारे लिए भी जरूरी होता है कि जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट करवाते ही अपने क्लाइंट से, इसलिए कि हमें ये पता चल जाए कि जब हम इस तरह से काम कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ देख रहे होंगे, तो हम उसके लेवल पे आके उसके साथ बात करें। ठीक है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चों फिर हमारे टेस्ट स्टार्ट होते हैं, दूसरे टेस्ट जिसमें हम लोग पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट करवाते हैं, बिहेवियरल टेस्ट करवा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारी प्रोजेक्टिव टेस्टिंग आ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता यानी कि अगर उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो हम उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह, मतलब आप कह लो कि उसकी रूट्स को चेक करना चाहते हैं, ये चीजें किस तरह से आगे जा रही है, किस तरह से नहीं जा रही है। ठीक है जी मैम। ये मैम। अच्छा बच्चों, अब हम जब टेस्ट की बात करते हैं
तो पावर, स्पीड, ऐसे सब चीजें तो बढ़, लेकिन हमारे बहुत से टेस्ट होते हैं जो ऐसे टाइप होते हैं, जैसे भी हमने प्री आंसर टेस्ट की बात की थी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात की थी। फिर इस तरह से कुछ टेस्ट होते हैं, मतलब आजकल के दौर में अगर हम देखेंगे तो हमारे टेस्ट की स्कोरिंग के इवन टूल भी चेंज हो गए हैं। आजकल बहुत से टेस्ट है जो कि आप कह लो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जब उनकी स्कोरिंग करते हैं तो पेपर पेंसिल, मतलब आप कह लो कि हैंड स्कोरिंग टेस्ट होते हैं। आप आराम से उसको प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, जो भी करते हो, और उसकी स्कोरिंग का मेथड दे देते हो। लेकिन क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब कंप्यूटर है या आपके सॉफ्टवेयर हैं वो इतनी सारा प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो अब बहुत से टेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर की बेस पे होते हैं। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनकी हैंड स्कोरिंग नहीं अवेलेबल होती, वो भी अवेलेबल होती है साथ साथ, बल्कि आपसे पूछा जा रहा होता है जब आपने टेस्ट लेना होता है या एडमिनिस्ट्रेट करना होता है कि आप इसकी हैंड स्कोरिंग लेना चाह रहे हैं या आप इसका सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रहे हैं, और फिर उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ रहा होता है। फिर इसी तरह बच्चों आप कह लो कि हमारे बहुत से, मतलब कि टेस्टिंग आप कह लो बच्चों बहुत पढ़ने में शायद आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही है, अच्छी भी है, स्टैंडर्डाइज है, ये सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और आप कह लो कि एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत साल भी लग जाते हैं। अब एक टेस्ट है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन आप ये कह लो कि बच्चों उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में जो ऑथर है उसके तकरीबन कहा तो ये जाता है कि 15 या पता नहीं 18 साल लगे, लेकिन वो टेस्ट बहुत ज्यादा जनरलाइजेबल है। आप उसे पाकिस्तान में यूज करें, आप उसे अमेरिका में यूज करें, आप उसे सऊदीया में यूज करें, कहीं पे भी यूज करें, तो उसके टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है, उसकी स्कोरिंग है, वो आपको 99% जो है वो बिल्कुल क्लियर कट बता रहा होता है। तो इसीलिए इसमें मेहनत भी बहुत होती है। अब आप में से किसी का दिल करे टेस्ट बनाने का, तो फिर वो सोच ले कि उसको बहुत सब्र के साथ वो टेस्ट बनाने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो हमारा लेक्चर जो है वो दूसरे वाला भी खत्म हो गया, क्योंकि अब 2 मिनट रह गए। तो अगर मैंने कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चों? अल्लाह का शुक्र मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बच्चों, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट। मैम मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि एबिलिटी टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये काइंडली एक्सप्लेन कर दें। परफॉर्मेंस टेस्ट में यस मैम। अच्छा देखो, एबिलिटी ये टेस्ट एक ही चीज है? नहीं नहीं, एक चीज नहीं है। एबिलिटी टेस्ट को आप कह लोगे, एबिलिटी टेस्ट समहाउ आपका एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप कह रहे हो कि आपके अंदर कोई एबिलिटी है उसी काम को करने की, तो हम लोग चेक करना चाह रहे होते हैं कि आपने उस एबिलिटी को अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में किस तरह से लोगों के सामने परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है कि आपको कोई टास्क दिया गया है, कोई भी काम दिया गया है, वो आपकी एबिलिटी से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपने उसके अंदर परफॉर्म किस तरह से किया है। जैसे आपकी प्रेजेंटेशन होती है, वो आपके लिए एक एग्जाम्पल है आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस चेक की जा रही होती है। अब आपके अंदर वो परफॉर्मेंस है नहीं है, एबिलिटी है नहीं है, वो एक अलग चीज है। हो सकता है आप किसी और काम की बहुत अच्छी एबिलिटी हो, लेकिन आप लोगों के सामने परफॉर्म अच्छा ना कर पा रहे हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि परफॉर्मेंस टेस्ट में काम कोई भी हो सकता है, एबिलिटी टेस्ट में आपकी मर्जी की एबिलिटी होती है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है भी या नहीं। जैसे आपको जो मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है, इस तरह से कोई एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाए कि आपने वहां पे कैसा बनाया, ठीक है। यस मैम। मैम एबिलिटी को इंटेलिजेंस टेस्ट भी रिलेट करते होते हैं? जी जी, एबिलिटी जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ रिलेट करता है। जी थैंक यू मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।